देखो आ जाओ। अब देखो मैं कल आपसे इस टॉपिक पर बात कर रहा था आरोहण में, 1 मिनट उतर जाने दो, ये भी बात कर ली। ऊपर में जाके बंदे से मिलता है जो बुज़ुर्ग आदमी होता है, उससे भी मिला होता है ना। ये था ना उसके अंदर में अचानक वो जो अच्छा जो बच्चा जो महीप है वो सारी बातें सुन रहा होता है। अच्छा महीप क्यों सुन रहा होता है अभी तुमको अच्छा लगेगा। महीप से जब पूछता है कि कितना दूर है, बोलता है पहाड़ के पीछे। फिर बोलता है लड़के ने सुना ही नहीं। लास्ट में ऊपर गया, ऊपर आने में जाके 100 का नोट की जगह उसने 12 10 मतलब 20 रुपया बच्चे को ज़्यादा दिया। दो बंदे अच्छे थे। अब जैसे बाबा जी से पूछता है तो बोलता है तब तो ये मजाक ही छो अपन दादा त्रिलोक सिंह जी छो, है ना। अब इसका मतलब त्रिलोक सिंह जी छू का मतलब जाके उसका पाँव छू पहले बाबा। अब देखो देखो क्या, देखो उसने क्या बोला, बढ़कर उनके पाँव भी छुए। देख रहा है बूढ़ा त्रिलोक सिंह पूरा समझ नहीं पा रहा था। बाद में ऊपर वाली तनख्वाह वाली बात होती है जो मैंने कल आपसे बात की थी। अब यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। आप कभी नीचे नहीं गए ना, के वास्ता नीचे, है ना। तभी उसने बुरा समय बनाया। खैर अभी आज्ञा दे, घर जाऊँ, बाद में मिलते हैं। ग्यार, हाँ घर, हाँ वो घर को ग्यार बोल रहे हैं। ग्यार तो ऊपर उड़ी के चलो गए छू बेटा, मतलब घर तो उड़ के ऊपर चला गया है बेटा। वो उधर है। त्रिलोक सिंह हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे अपनी नज़र, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शिनाख्त ओझल थी। बोला वहाँ पर दिखाया घर तो ऊपर चला गया, मतलब ये सोच रहा है कि घर खत्म हो गया। और वहाँ बादल भी लग गए, और बाबा और माँ वो तो और भी ऊपर। बोला वो तो और भी ऊपर है, मतलब अल्लाह मियाँ को प्यार है। हाँ। त्रिलोक की उंगली सीधे आसमान की उठी हुई थी। बहुत साल पहले एक ऐसा जैसे सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन, ऐसा लगा अब इसके अंदर में क्या थी बात। क्या बात थी साई राम बेटा, क्या बात थी कि सबसे मिलेंगे, सब तो कम फिल्म को। साई राम आ गए। उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति का हाथ रखा। कुछ देर बाद भर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है ना। भूप, रुको बुलाते हैं। अरे भूप, पहाड़ियों में ऐसे ही बुलाते हैं, फिर आवाज़ टकराती है। भूप 3 बार रिपीट होती है, इको होती है। बूढ़े त्रिलोक की आवाज़ प्रतिध्वनि बनकर लौटती है। जवाब में कहीं से कोई आवाज़ नहीं। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप है, या बूढ़ा त्रिलोक उसकी आत्मा का आह्वान कर रहा है या उसकी आत्मा को बुला रहा है। कितने लोग हैं वहाँ, शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया, अरे वो है उसके घर वाली, एक लड़का। लेकिन वो तो आगे के शब्द रोक लिए थे उसने, रोक लिया। लड़का भी है, लो, अरे वही लिवा लाया है ना घोड़े पर आपको। अब इसको समझ में आया, जो घोड़े पर लिवा कर लाया उसका भतीजा है। जो लेके आ रहा था महीप, वो कौन था, उसका भतीजा है, किसी लड़के ने बताया। वो रूप ने मुड़कर देखा, महीप वहाँ नहीं था। वो काफ़ी दूर घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। उनकी आंखों में उसका अक्स, छोटा अक्स मतलब परछाई छोटे होते पहाड़ की ओट में मिल गया। तो शेखर ने कहते उसका स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्यों बोला भाई, वो लड़का लेके आया तुझे पता ही नहीं कि तेरा भतीजा है। आगे, भूप तो यक, भूप तो यक किसी से बात ही नहीं करता। भूप तो यक किसी से बात ही नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर ना कर, जा चढ़ जाए इस पहाड़ पर। किसने बोला, त्रिलोक सिंह ने। इस पर वो कुछ परेशान हुआ, क्यों, अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार ये काम के वास्ते तुझे 4,000 तनख्वाह देती है। वो बात नहीं दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खुट्टी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीज़ों के सहारे चढ़ते हैं। यहाँ तो साथ लाए नहीं ना। ओ त्रिलोक क्या के झुरियों के दलदल से ऊपर चढ़ा, इतना सारा इंतजाम हो तब तू चढ़ पावे म्याल पर है। त्रिलोक हंस पड़े। दूसरे बच्चे बूढ़े भी हंस लगे। औरतों ने हंसते हंसते मुंह फेर लिए कि ये पहाड़ पर सामान लेके चढ़ता है, हिम्मत है नहीं। अरे वो देख भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज़ आई। प्रौढ़ मतलब ना जवान ना बूढ़े को प्रौढ़ कहते हैं। उस दिशा में सबकी नज़र मुड़ गई। पहली नज़र में वो पूरा का पूरा दिखा नहीं। पाँव किसी डिबके की ओट में थे। डिबका मतलब पहाड़ी का जो ऊंचा वाला जगह। सिर किसी डाल की ओट में, पेड़ पौधे होंगे। सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश दिख रहे थे। पता नहीं इसका मायावी कद अंदर ज़मीन में कितनी गहराई तक गया था, आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक। वो एक बंदा कोई आ रहा है। धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी चुस्ती, स्वेटर, मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलस्म अभी भी बरकरार था। मतलब बुजुर्ग तो हो गया था, तिलस्म मतलब उसके जो माने
तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम पिट जाओगे, एकदम पिट जाओगे। और अगर जब तक 4 क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं जाना है आज, चाहे रात क्यों ना हो जाए। गिव योर मोबाइल हियर। देखो ये तुलसम अभी भी बरकरार। सान्या, till he is not completing, you are not going ahead. Let him to complete. Take more my small responsibility. Please get it done. I would be highly grateful to you. He is a grateful, I would be grateful to you. Do it. Say it here. धीरे धीरे चलकर वो सामने आया। अब बोलता है, गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया, सख्त लंबोतरा चेहरा, चमकता हुआ चेहरा। पहाड़ियों के चेहरे चमकते हैं। आंखें मध्यम मध्यम जलती हुई, भौं पर गड्ढे का निशान, जो उसकी निशान थी वही है, बिल्कुल वही। 11 सालों में और भी ठोस और सख्त हो गए भूप दादा। दादा, रूप जा झुका भूप के कदमों पर। मैं रूप हूँ तुम्हारा भगेड़ा भाई, जो भाग गया था 11 साल पहले। बोला, मैं रूप हूँ तुम्हारा भगेड़ा भाई। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ तक देखा। फिर देखते देखते नज़रों की बर्फ़ पिघलने लगी। नज़रों के मतलब आंखों में आंसू आ गए। अब नज़रों में बर्फ़ पिघल रही, मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं। कब आया? अभी? अकेले? नहीं, ये मेरे साथ है कपूर साहब, जब मुझे लिबा गए थे। उनके लड़के शेखर साहब IAS की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वो जैसे जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे, उन्हें किसी से कोई बात नहीं की, किसी ने उनसे खड़ी की। ध्यान से देखो, गांव के और भी लोग थे, लेकिन पत्थरों की तरह वह बीच में खड़े हुए थे, किसी से कोई। अब बोला, भूला चल, ग्यार चल। भूला छोटे भाई को बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर भूला बोलते हैं, साउथ में जाओगे छोटे भाई को तमड़ू बोलते हैं, बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं, अन्ना अन्ना तमड़ू। वैसे यहाँ पर भूला। अनुज छोटे भाई को चल घर चल कहकर दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए। देखो, बुजुर्ग आदमी हैं, कंधा बैग पर डालो, बिना उनकी सम्मति का इंतजार। भाई 11 साल बड़ा है ना भूप, और नीचे से जो आ रहा है वो है रूप, और जो उसका जो साथ में लेके आया था उसी का बेटा था, जो घोड़े से पैसे कमा रहा है, महीप। अब आगे बिना उसके सम्मति मतलब उसके परमिशन का इंतजार किए, बिना इधर उधर नजर डाले वापस मुड़ गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया, यह माई हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। जब भी कोई पहाड़ी करते जहाँ पर कैंप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेस कैंप। और जहाँ जाते हैं वो डेस्टिनेशन। तो बोला, ये हमारा बेस कैंप है, ऊपर जहाँ जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन है। वेट, देखो, बोला डेस्टिनेशन था। रूप ने ओठों पर उंगली रखकर उसे चुहल करने से मना किया। चुहल मतलब मजाक करने से मना किया। ऊंचे हिमांग की तलहटी, छोटे से भूखंड पर बता, मतलब ऊंचे पहाड़ की, छोटे से जमीन। अब पहाड़ पर तुम नुकीले पर तो नहीं रहोगे, वहाँ जमीन तो समतल करोगे, पैरेलल करोगे तभी रह पाओगे ना। उस पर बसा ये गांव किसी आदम कद का आदम गांव सा लग रहा था। खड्ड, झाड़, झंखाड़, बगल में बहती सुपिन नदी का शोर, बीच बीच में बादल के टुकड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनसे आँख में चौली खेलता उसका वजूद फिर से मायावी लगने लगा। कभी कभी तो भ्रम होता है कि बादल तैर रहे हैं या वो। अब इसको फील करो, तुम पहाड़ पर जा रहे हो, एक तरफ झरना गिर रहा है, पहाड़ इतनी ऊंचाई पर है कि बादल वहाँ से पार हो रहे हैं, बादल तुम्हारे बीच से पार कर रहे हैं, तो तुम मायावी नहीं लगोगे कि मैं बादलों के बीच से पार हो रहा हूँ। कभी लगेगा कि तुम खड़े हो, बादल चल रहे हैं, और कभी खड़ा लगता है कि बादल खड़े हैं, तुम चल रहे हो। तो वही यहाँ पर फीलिंग वाली बात की। चढ़ाई शुरू हो गई थी, प्रायः खड़ी चढ़ाई। पहले तो पेड़ और पत्थरों के ताड़े चढ़ते रहे, फिर रुक गए। क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ पा रहा है? भूप ने उत्तर बस पूछा। बस इतना भर पहाड़ीपन बच गया रे, बचा रह गया कि है ना। फिर से नीचे उसके पास आए, उनके गले का मफलर को मजबूती पड़ी, फिर उससे कमर में बांध कर दोनों छोरों को दिखाते हुए, बुल्ला ले पकड़ इसको। फिर से समझो, नीचे आया, उसके गले का जो मफलर था उसकी मजबूती देख ली, और फिर उससे कमर में बांध लिया। उसका मफलर अपने कमर में बांधा, बड़ा भाई जो भूप था। अब बोला, अब इसको पकड़ के मैं आगे आगे चढ़ रहा हूँ, मुझे पकड़ के पीछे पीछे चढ़। देखो कितना ताकतवर बंदा होगा। हाँ, बड़ा भाई क्या बोला? बोला, ले पकड़ इसको।
ले पकड़ इसको। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा और जो भी नीचे खड़े हाँप रहा था, पहले इसे चढ़ा ले फिर आपको। शेखर ने हामी भरी। शेख को बोला कि पहले जरा भूला को चढ़ाएं फिर तू हिला, मतलब तू तो आ ही जाएगा। शेखर ने बोला हाँ ठीक है। अब भूप आगे चढ़ रहे थे, उसकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप पीछे पीछे। बाप रे, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, उपकरण के, सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर को बैलेंस बनाते हुए चढ़ना। बीच बीच में रुक कर हजार भी रहते थे। देख ऐथाई मजबूती पकड़ी के राखी, इन्ना हवा के गिर गैल सुपनी माँ। बोला देख बेटा मजबूती से पकड़, ऐसा नहीं कि नदी में गिर जा। देखो कैसे बात कितना बढ़िया। देखे थई मजबूती से पकड़ी के राखी, इन्ना हवा की गिर ले सुपनी माँ। आगे भूप दादा सांप थे कि छिपकली थे कि बनमानुष थे कि रोबोट थे, वो जिस धैर्य और आत्मविश्वास से, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की चीज़ थी। मांसपेशियाँ मतलब मैस्कुलस। फिर अकेले का भार भी होता तो एक बात होती, वह खुद के साथ उसके सामान भी खींच रहे हैं। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे। घंटे भर लगे थे ऊपर पहुंचने में। उन्होंने किसी को आवाज़ दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना लगी। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता छोड़कर शेखर को लाने के लिए नीचे उतरने लगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखते रहते हिमांग पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए। अब पहले इसका क्या मतलब हुआ, पहले उसको रूप सिंह को खींच के लाया और आवाज़ दे आ गया, और फिर उसको लेने चले गए। अब उसका घर इतने ऊंचाई पर था कि बादल वहीं से गुजरते हैं रोज। बादल रोज गुजर रहे, सामान ले ले सामान ले ले, मस्त लगता होगा। आता अब देखो बादलों में ना, जो बादल ये होते हैं ना, पानी होते हैं। अरे बताऊंगा अभी। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ के पेट पर कुछ तक जमीन प्राय समतल बनी हुई थी, कुछ जमीन प्राय बनी जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी, और वहाँ कुछ ज़मीन भी, वहाँ ध्यान आ जाता है, कुछ वहाँ पर ज़मीन को मकई मतलब छलियों की फसल थी। क्षेत्र के चारों ओर सेब के और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लग गए थे। ये सब खेत किसने की होगी, वही भूप सिंह आ गया। पेड़ ज़्यादा दिन के नहीं थे, देखने ही से लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ नीचे भी दूर तक फैलते चले गए थे। देवदार होता है, पाइन ट्री को देवदार बोलते हैं। ये देखो देवदार बोलते हैं, ये देखो देवदार पौधे, ये देवदार होता है। ये देखो ऐसा तुमको लगेगा कि ऐसा होता है, ये देख क्रिसमस ट्री जैसा होता है। इसको इंग्लिश में पाइन ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे पहाड़ियों पर होती है। ये भी खुद अपनी पहाड़ी है, नहीं देख रहे हो, खुद की इनकी पहाड़ी होती है। बोलते हमारी पहाड़ी हो रही है, देख रहे हो। आ गए थे, अब आ गए आ गए। बहुत पेड़ थे, सेब के पेड़ों में तो फल भी लग गए थे। अब देखो एप्पल ट्री विथ फ्रूट्स। हाँ बेटा, तो 2 बार एंट्री होगी। हाँ, अलग अलग डेट की अलग अलग एंट्री होगी। देखो ये देखो ऐसे होते हैं, ये तोड़ के लाते हैं, लेके आ रही हो। 2 आ जाओ, मैं वेट करूँगा। आई वुड बी वेटिंग टिल 3:30, ठीक है। 3:30 तक मैं वेट करूँगा। आ जा, आराम से जा, टेंशन मत, जा फटाफट आ जा मेरे बच्चा, नेक्स्ट आ जा। सो हियर, अब दूंगा आगे पेड़ भी लग रहे थे। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ के नीचे कुछ देर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वो आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उससे एक गुफानुमा आश्रम दिखा। फिर से देखो कि वहाँ फल लग गए थे, सेब के पेड़ों में फल भी लग गए थे। पेड़ ज़्यादा दिन के नहीं थे, ये मतलब नए पेड़ थे। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ के नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र को घुमा भाई, नई जगह आया, अपनी दादा भैया के घर आया हूँ। आधी दूरी तक पहुँचा होगा कि उसे एक गुफानुमा आश्रम दिखा। उसी के बगल में 2 छानी छप्पर का झोड़ा, ऐसे 2 गुफा में से 2 छज्जे निकाल दिए गए थे। छज्जा निकालने का मतलब क्या होगा, बंदे बैठेंगे उसके नीचे, है ना। हमारा बना लेते हैं, वहाँ पर बना लेते हैं आश्रम जैसे। अरे मतलब एक पहाड़ है, तो पहाड़ में 2 यहाँ पर 2 डंडे डाले, उसमें खोस दिया, छज्जा बन गया, नीचे बन गया ना, शेड बन गया नहीं बैठने, उसको छज्जा बोलते हैं। तो वही यहाँ पर बन गया। 2 छानी मार छप्पर का झोपड़ा था, यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी, गोरी, जवान, चुस्त, लाल फूल स्वेटर में, उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि वह भाभी हो सकती है, मगर वह झिझक बस आगे बढ़ गया। आगे हिमांग के ऊपर वाले, हिमांग मतलब पहाड़ी के ऊपर वाले अंश से कोई झरना गिर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए सोपिन नदी में गिरता था। क्या सीन होगा, पहाड़ है,
ऊपर उसका मकान, एक तरफ सुपिन नदी बह रही है नीचे और झरना गिर रहा है, यहाँ एप्पल के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, उसके पाइन के, और वहाँ सब कुछ है। वाह क्या घर है भाई, मज़ा आ गया। देखो आगे तुझे जाने का मन कर रहा है पेड़ देखने के लिए कि उसकी भाभी को देखने? नहीं सर, हाँ, घर देखने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग मूड में जा रहा था। देखो आगे, अब चलो आगे। चलो कोई बात नहीं, तेरा रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कोई सुनेगा कि सर के साथ कोई लड़का है जो सही है। आगे देखो आगे, उसने अनुमान लगाया कि भाभी हो सकती है। साई राम साई राम। अब आते हैं जो खेतों से गुजरते हुए सुपिन में गिरता था। हवा में बर्फीली शाम को ठंडक बढ़ गई थी। देखते देखते कोहरा, मतलब जो धुंध इतना घना हो गया कि लगता था कि पृथ्वी पर पहाड़ की स्पीड को छोड़कर बाकी कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। शेखर को लेकर आ गए थे भूप। इतने में उसको लेकर आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता, संवादहीनता का मतलब हो गया जो बातचीत नहीं होने को क्या बोलते हैं, हीनता की जड़ता को ताड़ लिया कि बात नहीं को बोले। रूप तेरी भाभी, वहाँ पर भाभी को भाभी बोलते हैं। रूप ने आगे बढ़कर उसके पाँव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बूंदाबांदी मतलब आंखों के आंसू नहीं, बारिश हो गए थे। बादल ऊपर है तो बारिश तो होनी है। पति पर गृहस्थी के सामान समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में पीछे पटरों पर ही लेट गए। रूप शेखर ने पुकारा, यार इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस। क्या मज़ा एक्सपीरियंस में आ गया, खींच के लाया था। हाँ, वो महीप छोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है ना? बोला वो जो लड़का लाया था घोड़े पर, इन्हीं का लड़का। बताया तो यही क्या है। मुझे लगता है कोई कहीं कहीं कोई गड़बड़ है। हो, नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब। उस सो गए। अपने घर को जब पहुंचता है तो सो जाता है ना। जाने तक सोते रहे। वो रात को किसी पहर जगाया था, भूप ने जगाया। लो यक्की खा लो, यक्की पड़े रहो, बहुत जोरों की बारिश है बाहर। मतलब यहीं खा लो और यहीं पड़े रहो, बहुत बारिश हो रही है। सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की दो पहाड़ियों के बीच में से, धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह सूरज झांक रहा था। दो पहाड़ियां हैं, धुंध भी और सूरज निकल के आ रहा है। साई राम बेटे साई। आगे आवाज़ कम करोगे थोड़ा। साई राम। भूरे पानी के गहरे तल में बड़ी मछलियाँ। अब देखो पानी भी देखो नीचे में, मतलब साज रहा था। धुंध अरुणाभ, अरुणाभ मतलब होता है लाल हो रही थी। जब सूरज लाल निकलेगा तो धुंध भी लाल हो जाती है। धीरे धीरे छटी थी कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे देखा, छोटे छोटे घर लग रहे थे। भूरे पानी के तल में पड़ी मछलियाँ, सीप, घोंगे। लग रहा था इन सब का कि भाई सब कुछ यहाँ साफ सुथरा है, कुछ भी गलत नहीं है। भाई से मिलकर कैसा लगा रूप? शेखर ने एकांत में पूछा। भाई बस थोड़ी सी धुंध छटी है अभी, मतलब अभी थोड़ी सी अभी बात हुई है। हूँ कहते हुए लियोनार्दो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा कहाँ है, मगर इसे मुझे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इसी पहाड़ में है। मोनालिसा नहीं, साक्षात शिव, मगर उस तक पहुँचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। मतलब कहने का मतलब लियोनार्दो दा विंची कौन थे? देखो, एक बहुत बड़े पेंटर थे फ्रांस के, लियोनार्दो दा विंची। ये बंदा था, इसने जो पेंटिंग बनाई थी उसका नाम क्या था? मोनालिसा। जो आज तक की रोंदू औरत की फ़ोटो बहुत सारे घरों में बनी होती है। उसको देख के बहुत सी औरतें ने अपनी फ़ोटो भी बनवाई है ऐसे, मगर ये वैसे नहीं बनवा पाए। ठीक है, हाँ, अपनी मुंडी डाली है। ठीक है, और ये बंदा था लियोनार्दो दा विंची, इसने बनाए थे। तो वही इसने बोला, पढ़ा लिखा बंदा है। बोला तुमको अभी अपने मोनालिसा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बात पूछने पड़ेंगे। कहने का मतलब यहाँ था तुम लोग मत शर्माओ, तुम लोग का इसमें कोई कसूर नहीं। नाश्ते पर पहली बार साथ साथ बैठे। आगे के आग के गिर्द मतलब आग के आसपास भुनी हुई मक्के की बाल। मक्के की बाल मतलब वो जो छल्ली फ्राई किया हुआ है, भाभी सेक सेक कर दिए जा रही थी। नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने के रूप में एक अदद कोशिश, एक बीस को यहाँ भूप ने मक्के से, अब गरम गरम मक्के मिल रहे, उसको हाथ को गरम किया। जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है। फिर बोला इतने वर्षों के बाद यही पूछने के लिए आया है। अब मैं पूछने के लिए आया है 11 साल बाद। मुझे और शर्मिंदा ना करे। किसने बोला ये बात? किसने बोली?
ये रूप ने बोली कि मुझे शर्मिंदा ना कर। देखो आ जाओ आगे। अब देखो तू सुन ले भूला, देखो बोला तो हाँ स्टार्ट चल रहा है ना, आगे चल रहा है ना। अब बोला बोला तो सुन ले भूला, तो सुन छोटे भाई, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी, सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई वो तो वही जाने है जिस पर सचमुच पहाड़ टूटा हो। बोला सिर पे पहाड़ टूटने की बात जो है सुनने में तो इतनी लगती है, मगर जिसके ऊपर टूटता है ना वही पता चलता है। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी, इन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी, यह हिमांग पहाड़ उसका बोझ ना उठा सका, धसक गया, मतलब लैंडस्लाइड हो गई। अपने 30 नाली खेत, मकान, माँ बाबा सब दब गए मलबे में, सब उसी के अंदर रह गए। मैं ही किस तरह बच गया, छानी पर था, ऊपर था, इसलिए वहीं से तबाही देखी। मैंने लाचार असहाय, तू तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई, खेत भी खींच कर निकाल लेते, माँ बाबा को भी, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। बात समझ में आ गई। ऊपर से जो गिरा सब कुछ, खेत खलिहान, उसकी पूरी फैमिली दब के वहीं पर मर गई। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा न मिला। सहारा देता भी कौन, सभी अपने अपने से ही तबाह है। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धंसाव हुए थे, रास्ते बदल गए थे, नदियाँ बदल गई। इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी कि मैं खिसियाई आंखों से हिमांग को देखता करता, गुस्से से। मौत की तरफ फैला हुआ म्याल। भाभी चाय दे पाई थी, दे गई थी। दूध के अभाव में चाय क्या था, लाल चाय, रेड टी। भूप ने पहले ही गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका, आंखों में आंसू थे, उसको सेका। फिर गिलास को दोनों हाथों से दबा लिया, हाथों को गर्म करते हैं। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें, वह हैरान हो उसके विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की कहानी सुनाई गई याद है, वो रूप क्यों मुक्ति हुए, तो उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चटक हुई। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गिद्ध ने कहा था मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूँ। गिद्ध के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा क्यों? गिद्ध बोला इसलिए कि तुम मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। इन्हीं चिड़िया ने धीरे से धरकर पूछा और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गिद्ध उसके बचकाने पर हंसा और तो नहीं खाऊंगा। तो फिर दोनों में ठण गया मुकाबला। गिद्ध के सामने भला उसने चिड़िया को क्या बिसात। लंबे लंबे डैने फहराए, उड़ गया ऊपर। अब ये दोनों बातें क्या कर रहा है, ये अपनी तुलना किससे कर रहा है? चिड़िया से। और पहाड़ के हिमांग की तुलना किससे कर रहा है? गिद्ध से। गिद्ध वल्चर बोलते हैं। ऊपर और ऊपर और ऊपर चिड़िया डर गई। फिर उसने धीरज न छोड़ा। ऐसे भी मरना है, वैसे भी तो क्यों ना मौत से दो हाथ करके ही मरूं, कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में, लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गिद्ध की पीठ पर। इसके साथ भी वही, जब सब मर गए अब तो इसको मारना था, ये जाके कहाँ बैठ गया? पहाड़ के सबसे ऊपर। यही बात हो गई। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा। गुरूर मतलब क्या होता है? घमंड। आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर न था, वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी। मौत के पीठ पर ही जा बैठी थी, जो है ना, मौत के पीठ पर जा बैठी थी। कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगे। वो बीड़ी सुलगा ली, 2-1 कश खींचे, भी बोले तो बोला इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर। समझ गए? मैं भी आके बैठ गया उसी के जिसने मेरा सब कुछ निकल लिया था। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहाँ का। थोड़ी बहुत खेती शुरू करी, अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन? शेला। रूप चौकन्ना होके उठा सहसा। हाँ, अभी तक तुझे याद है? उसे से तो उसका हिसाब किताब था और वो उसके कुछ खा के ला के रहता था। और बोलता है इस बार भूप की चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तराशा हुआ चेतीदार चेहरा स्निग्ध हो गया, फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। शैला के आने से खेती फैल गई, बर्फ जमी न रही,
सो हमने खेतों को ढलवा बनाया, मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए। एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए सीमांक के साबुत उच्च हिस्से पर, बोला हम ऊपर चढ़ गए। वहाँ हमने देखा कि एक झरना यूं ही इस तरफ सुपिन में गिर रहा है। उससे मोड़ लेने से अब पानी की समस्या हल हो सकती थी। अब झरना जा रहा है नदी में, उसने अब मोड़ के अपने घर की तरफ कर दिया तो अब पानी उधर मिल जाएगा कि नहीं, बोला। मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काट रहा था। हमने क्वार के दिन चुने, क्वार मतलब गर्मी, जिससे सर्दियों में जब रात को बर्फ़ जमने लगती, दिन में तो काट ही नहीं सकते थे, जमने लगती तो दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ़ जम कर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़ कर लाने में सफल हो ही गया। आखिर हम लोगों ने झरना मोड़ लिया। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ़ से ढक जाता होगा, यह सब। शेखर ने पूछा। अभी जम गया जी, केवल अभी जम गया, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा पिघल जाएगा। ये पेड़े लगा रखी है ना, काफ़ी लकड़ी जमा कर लेते हैं, 24 घंटे आग जलती रहती है, बर्फ़ से आग को भिड़ा देते हैं। क्या बोला, बर्फ़ से आग को भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहाँ, मेरा मतलब शैला भाभी। वही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बुत्ते का ना था, फिर उसका बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए दूसरी औरत। बोला एक और शादी कर ली। बोला ए तेरी दूसरी भाभी। बोला अब जो औरत मिला है वो कौन थी, उसकी दूसरी भाभी थी। पहली वाले बोला शैला से एक बेटा हुआ महीप, शैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का था कि उसकी माँ को जाने क्या सोचा, एक दिन यहीं से खुद गई सुपिन में, सुसाइड कर लिया उसने, सुपिन नदी में कूद गई। शब्द रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने का शोर, झरना गिर रहा है, उसकी आवाज़, कुछ नहीं। एक गहरी सांस लेकर बोले वो, तब से बेटा जो नीचे उतरा फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर नीचे उतरा था, उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझे को गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। अब वो जो बच्चा है, वो किसी ने मेरी माँ को मारा है, इसलिए ऊपर नहीं आता है। चाह भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। चाह मतलब चाय। अरे रहने दे, ये साहब लोग हो ना, काले चाय पसंद करते। बोला ये साहब लोग हैं, दूध की चाय पीते हैं, रेड टी ब्लैक टी नहीं पीते। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी ना, दिख तो नहीं रही, काफ़ी धुंध काफ़ी कुछ छट चुकी थी। अब यहाँ धुंध छटने का मतलब अब वो शैला भी नहीं है और दिमाग में कोई मैला भी नहीं है कि मेरे भाई ने मेरी मंगेतर से, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरे भाई ने शादी कर ली। शादी करी थी, एक बेटा था, वो कूद के उधर चली गई, बेटा नीचे पहाड़ में उतरा हुआ है, और उसी की जो गर्लफ्रेंड का जो लड़का उसको ऊपर तक पहुँचा है। फिल्म तो उसको हाँ आ गया। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की थी माही वालों से। भूप दादा माही वालों से नहीं बात की। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह का आलोक छाया के में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे। वो समझना पूरी बात में, रात को जब बारिश हो गई तो पूरे पत्थर भीग गए। पत्थर भीगने को सलेटी मिट्टी बोलते हैं। सुबह में दूर तक उसको देखते रहते। उनके पीछे हिमांक का साबुत पहाड़ था। अब पहाड़ पर बंदा, नीचे और लोग हैं, आ गए। इसके नीचे उतरता झरना हिमायत होकर चांदी की तरह चमक रहा था, इतनी ऊंचाई पर, और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था। ऊपर में जम जाता था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे, और रूप और शेखर उसके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे। वो उसके पहाड़ का, दोनों अंदर का। जल्दी करो आए। हाँ, आखिर दोनों ही पिघले। तू गया, बोला। अब उसके बाद दादा क्या, भाई बाबू बोल, तू गया, तेरे पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महिब भी चला गया हमें छोड़कर। वो रुक रुक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी तो उतर रहे थे। कितनी बड़ी बात बोली। मैं कहा नहीं, अपने अपने हिस्से के चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे। चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। थोड़ी देर के मतलब सपना तरीका, थोड़ी देर के बाद हिम के पिघलने को यूं ही देखते रहे। फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को
ठीक करने चले पड़े। उस समय वो अकेले थे। उनका यह रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था और आकर्षित भी कर रहा था। उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूपदाता इस वक्त। रूप ने धीरे से कहा, ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती हैं। शेखर ने कहा, तन्हा मतलब ऊंचाइयां लोगों को अकेला कर देती हैं, है ना। तन्हा। कटाव की मरम्मत करके आग के पास फिर लौट आए थे भूपदाता। अब कटाव की मरम्मत अगर नहीं करेंगे तो पूरी ज़मीन गल जाएगी ना, इसीलिए आ गए। भूप सिंह ने पूछा, भूप सिंह एक बात पूछूं? शेखर ने देखते हुए कहा, पूछो। आप पहाड़ है या पहाड़ पर चढ़ने वाले? तो खुद पहाड़ है भाई। हम आपको क्या लगता है? दोनों ही लगते हो। हंस पड़े भूप। शायद पहली बार बोले, हम कहाँ के पहाड़ हुए बुल्ला बुल्ला, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। दादा रूप का गला भर गया। बहुत दुख झेले आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। अब बस करो। मैं तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हें अपने साथ लेवा लेना चाहता हूँ। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रहेंगे हम तभी। भूप गंभीर हो गए। ना हाँ कहा, ना ना। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भूला कैसे रहता है। भूप फिर भी निर्विकार, मतलब उसके ऊपर कोई भावना नहीं, बने रहे। तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए, कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए। शेखर बोल रहा है, आइए साहब, वो आपके पापा का बाबा का तरीका होगा, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका। मेरे बाबा का तरीका तो वही है, गीध और नन्ही चिड़िया वाला। यहाँ जिंदगी और मौत की में जंग छिड़ी है, वहाँ बैलों की डकार में अधूरा रह गया वक्त। अभी बोलने वाले थे कि तभी बैलों ने क्या बैल बुलाते हैं ना, माँ बुलाया ऐसे। ओ इन बंदों को तो मैं भूल ही गया है। भूप को जैसे उनकी सुधी अब आई, मतलब याद हो गई। फिर जोर से बोले, सुन लिया सुन लिया। रूप और शेखर एक दूसरे के हैरान करना जो देखें, तो बैल भी हैं यहाँ, बैल भी हैं, मगर ये आए कैसे ये पहाड़ियों में? भाई उतनी बड़ी पहाड़ी में बैल कैसे आ गए? क्या बोलते हैं, बैलों को बाहर धूप में निकाल कर बांधा भूप ने। छोटे नाटे पुष्ट मतलब तगड़े बैल। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़ हाथ में घास लेकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बैल यहाँ कैसे आए? शेखर ने पूछा। कैसे आए आप ही बताओ जी। सुना है कि बड़ा माइंड रखते हैं। माइंड मतलब माइंड रखते हैं आईएएस वाले। शेखर इस कद पराभूत मतलब शर्मा गया और भकुआ गया कि भाई बैल लाया कैसे होगा, हमें तो खींच खींच के लाया है ना, अजी कंधे पर ढो के लाया इन्हें। और कैसे? भूप ने कहा। भूप कैसे? कंधे पर, और इन्हें? बोला, अरे मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ, अपने दोनों को ला सकता हूँ, तो इन्हें नहीं ला सकता? बोला, अपनी दो दो औरतें ऊपर लाई उठा के, तुम दोनों को लाए तो इन्हें नहीं ला सकता हूँ। अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ भी नहीं सकते ना। सो नीचे एक छोटा बछड़ा ले आए, फिर दूसरा ले आए, फिर यहीं पल कर बैल बन गए। फिर तूने कॉपी क्यों बंद करा? जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं होएगा तू नीचे उतर नहीं सकता। नहीं, अभी मैं चेक करांगा, अगर जो नहीं हुआ चपेड़ लगे तड़ेगा। देख, अभी पहाड़ी कहानी पढ़ रहा हूँ, पहाड़ी कहानी है, तुझे भी आज बिना उतरने नहीं दूंगा मैं नीचे में। जल्दी खत्म कर। देख इधर ध्यान से देख। नहीं नहीं नहीं, भूप ने कोई जवाब न दिया। हंसुए से मकई की डंठल, मकई का जो पीछे को काटते रहे। ये पहाड़ कभी भी धंस सकता है, मालूम है। ये छोटा सा वाक्य ठंडा था, भोरे तक मंडराता रहा उसका हाथ है। ये तो सरासर खुदकशी है। तुम कहते हो तो खुदकशी है, मैं कहता बचने का मुकाम है ना। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि अपने औरों से खुद को काट लिया है, अपने लोगों से अलग कर लिया है? रूप की आवाज़ भरा रही थी। मैंने ना पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी, उसी झरने को मोड़कर बुझाई थी हमने आग। बोला, नीचे आग लग गई थी तो झरना मोड़ दिया, पानी नीचे जा रहा है। अभी कल ही नीचे नहीं गया था, मगर आपने किसी से बात भी नहीं की। दुख था, लेकिन देवता जानते हैं, जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में, कभी उनका बुरा सोचा है। यहाँ जहाँ हूँ बुरा सोचूंगा, वो भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है यहाँ के नीचे देखने पर कि सब, मगर यहाँ आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूँ? यहाँ माँ है, बाबा हैं, शैला है, सोए पड़े हैं सब।
यहाँ महीप है, वलद है, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले गए खेत है, पेड़ है, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है, मैं उनसे बातें करता हूँ। दादा ये सिर्फ देख देख कर सुन कर मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है। कलेजा मुँह को आना मतलब दिल भर जाना। अभी से भी बची खुची ज़िंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। भूप ने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वो अंदर चल रही थी। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब माफ़ करो भूला, मैं खुददारी को बखस दो। अब तो जिंदा रहने तक ना ई बल्द उतर सकदिन ना हम। मतलब तुमने जो भाग गए थे तो कौन सा अच्छा काम किया था। अब तो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं भी नहीं नीचे उतरूंगा, ना बैल ना पूरा घर कोई नीचे उतरेगा नहीं, है ना हम। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तुम समझो, चुप करा दिया ना उससे। तुम बताओ कहानी कितनी बढ़िया बनाई ना। लेकिन जब तक तुम ऐसे बोल करके और ऐसे समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ नहीं आएगी। अब जो तुमको मैंने पढ़ के जो मैंने बात कर ली, मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो नीचे आए, सिम मिला, ऊपर 11 साल बाद आए। उसके बाद लड़के चाय वाले से पूछा, चाय वाला एक बंदा देता है, बच्चा देता है, बच्चे से लेके आ रहे हैं, रास्ते में बात होती है। ऊपर आते हैं, त्रिलोक सिंह मिलते हैं। त्रिलोक सिंह बोलते हैं कि पहाड़ घर तो ऊपर गया और दादा तेरे बाप तो उससे भी ऊपर। मन कहने का मतलब है पूरी कहानी मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मुझे ना वो पिक्चर, तुम अच्छा मैं जब पढ़ा रहा हूँ तुमको पिक्चर दिख रहा होगा, क्योंकि बुढ़ा है, कोई बात कर रहा है, झरना है, पहाड़ी है ना, सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया। अब अगर मैं 2 मिनट तुम्हारी बात करूँ, क्यों तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं भी जाते हैं, प्रदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को अजीब किस्म की लाज अपना तो चीज़ें क्यों कहने लगी। पत्थर की जाति से लेखक का क्या है। तो मैं ना क्वेश्चन का जब मैं अलग बनाऊंगा तो क्वेश्चन अलग डिस्कस कर दूंगा तो अच्छा हो जाएगा। पेपरों के टाइम में मेरी आवाज़ कान में गूंजेगी, हाँ, जैसे वहाँ पहाड़ का झरना गूंज रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कहानी का क्या नाम था? आरोहण। क्या नाम था? आरोहण। लिखने वाला कौन? संजीव। संजीव लिखने वाला था बंदा। ठीक है, इसलिए तुमको मैंने इस कहानी पर बात किया। शुक्रिया आपका।